हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फिर से एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लेवल 6 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। और इससे पहले हम लोगों ने लेवल 6 का सेकंड शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो जरूर से देखा होगा। और इसी तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो अभी हम लोग इस शिफ्ट में पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे कि क्या बेस्ट अप्रोच होगा सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। टोटल इस शिफ्ट में 37 क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये आपको दे रखा था वाई का मान, आपसे इतना का वैल्यू पूछा था। आपसे इतना का वैल्यू पूछा था, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्यूबिक का खेल चल रहा है। ये 4 को मैं यहाँ लेके आ जाता हूं तो y प्लस 4, और इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ RHS साइड में। ये देखो, अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों जगह क्यूबिक कर देंगे, क्यूबिक बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसको मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब में। तो वाई क्यूब 4 का 64, 4 3 12y, और ये आपका y प्लस 4। उसी तरीके से अब इसको अगर देखोगे तो इसका मतलब क्या था, 6 के पावर में 1/3 था, ठीक है। तो इसका क्यूबिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा। अब आप समझ चुके हो, यहाँ पर आपका क्या बन के आ गया, वाई क्यूब, और ये इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 वाई स्क्वायर। और यहाँ से गुना करेंगे तो 12 चौके 48 वाई, और ये 64 को वहाँ लेके चले जा रहे हैं तो 64 में से चले जाएगा -58। यानी आप समझ गए हो, इतना का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया, -58। तो मेरे से इतना का वैल्यू पूछा था, तो इतना का वैल्यू कितना, इसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, -58 और +100 था। तो क्या हो जाएगा आंसर, 42। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। यहां पर बोला निम्न प्रेक्षणों के बहुलक और मध्य का अंतर बताओ, यानी मोड और मीन का डिफरेंस पूछा है आपसे। तो मोड हम लोग निकालना जानते हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही मेरा मोड कहलाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा नंबर कौन रिपीट किया है, ये 12, देखो 3 बार रिपीट हुआ, यानी सबसे ज्यादा बार यही है, यानी 12 हो गया। मीन की बात करेंगे तो मीन आप सभी लोग निकालना जानते हो, मध्य निकाल लेते हैं। जोड़ लेते हैं, 4 9 15 22 30 42 51 51 53 63 68 80, ठीक है। टोटल कितना नंबर है, 3 3 6 3 9 10। तो ये कितना आ गया, इसी का डिफरेंस पूछा था, यानी 12 - 8 4। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा था, एक गोलीय कोष के बह त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और कोष की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो कोष के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी सिंपली क्या बोल रहा है कि कोई एक हॉलो स्पेयर है। हॉलो स्पेयर समझ रहे हो, तो ये हो गया हॉलो स्पेयर, जिसका आपको एक्सटर्नल रेडियस दे रखा था 9 के बराबर, और इसकी जो मोटाई है वो दे रखा था 1। तो इसका मतलब अंदर का जो रेडियस हो जाएगा, अंतर त्रिज्या, वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपसे पूछा था इसमें टोटल धातु का मतलब आपसे पूछा प्रयुक्त धातु का आयतन बताना, वॉल्यूम बताना है। तो फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है आपका, ये अगर स्पेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 22/7, और ये देखो 729, और ये 512। तो क्या हो जाएगा, 9 से 2 के साथ 1 2, यहाँ से काट लेते हैं, 7 से कितने बार में, 3 और 1, 3 और 1 ना, तो 31। तो 12 चौके 88 गुना 31/3। अब सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखो 30 से गुना अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 3 24, और 8 3 24 2 26 0 88, यानी कितना आ गया, 8 12 7 2। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 2728/3, जो कि आप इसको फ्रैक्शन में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 909 1 सही 3। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट इसको देखो, यहाँ पर बोला 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल चल रही 450 मीटर की लंबी रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करना है। तो व्यक्ति को पार करना है तो आप पता है जो डिस्टेंस होगा सिर्फ आपका रेलवे मतलब ट्रेन का ही डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। हमको क्या निकालना था, मेरे को टाइम निकालना था, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड।
अब चूंकि डिस्टेंस आपको पता है 450 और स्पीड आपको दे रखा था 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चेंज कर लेंगे आप हम लोग इसको मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुना करेंगे तो 5 3 15, यानी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30 सेकंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल में तय करता है, यदि वो अपनी चाल का 30% का वृद्धि करता है तो उस दूरी को तय करने में 15 मिनट का कम समय लगता है, तो अपनी मूल चाल के चलते हुए उस दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा बताओ। यानी सबसे पहले अगर बात करें, अगर वो अपना स्पीड को 30% बढ़ा दिया, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि ये स्पीड है और ये आप मान लो इनिशियल स्पीड था और ये फाइनल स्पीड है। अगर पहले वो 10 का स्पीड से चल रहा था तो अब वो 30% बढ़ा दिया, मतलब वो 13 का स्पीड चल रहा है, 13 का चल रहा है। तो आपको पता है डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड क्या होता है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इसका मतलब जो टाइम होगा जस्ट उल्टा होगा, यानी पहले 13 समय लग रहा था तो अब आपका 10 का समय लगेगा। तो इसी का तो डिफरेंस आपको दे रखा था 15 मिनट के बराबर, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट, तो एक का मतलब क्या हो जाएगा 5 मिनट। हमसे पूछा क्या था कि मूल चाल के चलते हुए उस दूरी को तय करने वाले समय, यानी इनिशियल आपसे टाइम पूछा था। तो एक का मतलब 5, तो 13 का मतलब 65, तो 65 मिनट लगेगा। 65 मिनट बोले तो 1 घंटा 5 मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, बोला एक लंबवृत्त शंकु के को एक अर्धगोले के ऊपर रखा गया, शंकु की आधार त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, अर्धगोले का व्यास 12 सेंटीमीटर जबकि शंकु का ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट करने का लागत 25 रुपए है तो संयुक्त वस्तु को पेंट करने का लागत बताओ क्या होगा। तो देखो टोटल का कॉस्टिंग पूछ रहा, मतलब टोटल पेंट करने में कितना खर्चा आएगा वो पूछ रहा। अब देखो यहां पर अर्धगोला था, उसके ऊपर में शंकु था और इसको टोटल पेंट करने का कॉस्टिंग पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम का कोई काम नहीं है, हमको अगर पूरा का कॉस्टिंग निकालना है तो सरफेस एरिया हमको निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया आप निकालना जानते हो, जल्दी से निकाल लो। और दोनों का जो त्रिज्या है, यानी शंकु का त्रिज्या और ये आपका गोले का जो त्रिज्या अर्धगोले का, वो बराबर होगा। समझ रहे हो, क्योंकि उसी के ऊपर रखा हुआ है। तो अब बात करें टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पाई आर एल, ये हो जाएगा शंकु का प्लस, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है सभी को। तो पाई को हटा देते हैं, रेडियस आपको पता है कितना दे रखा था मेरे को, ये डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एल बोले तो देखो अब एल आपको निकालना पड़ेगा, तो एल निकाल सकते हो क्योंकि हमको 6 अगर ये दे रखा है और इसका ऊंचाई दे रखा 8, तो इसका मतलब त्रियाक ऊंचाई यानी जो स्लैंट हाइट पाइथागोरस थ्योरम से 6 8 10 का निकाल सकते हैं ट्रिपलेट। समझ रहे हो, तो ये 10 हो गया। उसी तरीके से 2 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, तो आर का वैल्यू कितना था मेरा 6, तो बस सॉल्व कर लो। 6 2 12, 12 10 22, यानी 132 गुना पाई, ये मेरा आया सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या बोला था, इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25 रुपए लग रहा है, तो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर 25 रुपया कॉस्टिंग है तो मेरे पास 132 पाई है, तो 132 गुना 25 सॉल्व कर लो। तो 132 को आधा करेंगे तो 66 और 25 का डबल 50, इसका भी अगर आधा करेंगे तो ये 33 और ये 100, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3300, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5 और 3 है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 रुपए है तथा दुकानदार इस पर 16% 20% का 2 क्रमिक छूट देता है, तो लाभ या हानि बताओ कितना हुआ। अब इस क्वेश्चन को भी जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आपको यहां पास देखो क्वेश्चन को मैं जैसे समझ पा रहा हूं, ये एमपी मार्क प्राइस और ये आपको सीपी कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है। हम क्या करते हैं, अगर ये रेशियो में अगर है तो 100 से अगर दोनों में गुना कर दे तो कोई तकलीफ नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। कोई तो अभी मैंने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि इस रेशियो में है तो 100 से मैंने गुना कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा जैसा बोला गया फटाफट करते चलो। ये 500 अगर अंकित मूल्य था तो 16% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 84% ने बेचा होगा। फिर से 20% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब फिर से 80% में बेचा गया होगा। अब आप इसको सॉल्व करो, यानी इतना में सामान बिका था, तो इस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, 4 2 से काटोगे तो 4, 2 से काटेंगे तो 5 और 5 खत्म, यानी 4 चौके 16, 8 चौके 32 और 3 33, यानी सामान इतना में बेचा गया
500 बोल के 336 में बेचा गया, यानी यही चीज किसके बराबर है, 3024 के बराबर था। तो आप यहां से वैल्यू नहीं निकाल लोगे रियल मार्क प्राइस का, तो 336 से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखो कितने बार में कट रही है, ये 9 बार में कट जा रहा है, यूनिट डिजिट का हेल्प लेंगे तो 9 6 54, यानी ये 9 बार में कट गया, यानी एक का मतलब 9, तो इसका मतलब ये रियल प्राइस कितना था 4500, और ये रियल प्राइस कितना था मेरा, ये मेरा 9 या 2700। हमसे पूछा था कितना प्रॉफिट हुआ, तो सामान अगर बिका है 3024 रुपए में और जबकि दाम था 2700, तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा, कितने का दिख रहा, 324 का लाभ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, आप उसको रेडियस मतलब रेशियो से भी डील कर सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों के बाद 56,180 हो जाती है और 3 वर्षों में 59,550 रुपए 80 पैसा हो जाती है, तो धनराशि बताओ कितनी है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर लेके वीडियो बनाया है। आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सीआईएसआई से, वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना लिया, इसको भी मैंने कवर कर चुका हूँ। और मैं आपको बता दूं, हर शिफ्ट में 4 मतलब एवरेज पूछे जा रहे हैं, मतलब 4 क्वेश्चन के एवरेज से बात करें, 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीआईएसआई के। तो आपके भी जब भी पेपर होंगे लेवल 2 3 5 के, उसमें भी आप उम्मीद कर सकते हो 4 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, 4 नहीं तो 2 से तो एकदम ऊपर ही बनेगा। बात समझ रहे हो ना, तो जरूर से कर लेना सीआईएसआई अच्छे से। तो इस वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो 2 साल बाद इतना हो गया, 3 साल बाद इतना हो गया, तो 3 साल बाद अगर हम बात करें तो 59550.8 और ये हो गया 56180। इसमें देख लेते हैं इसको कितना इंटरेस्ट मिला है, तो 15 से 8 जाएगा 7, 4 से जाएगा 3, 9 से जाएगा 3, तो 3370 रुपए 80 पैसे ये मेरा को टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है सेकेंड से थर्ड में। तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 3370 याद रखना, तो 3370 और ये 80, हम डायरेक्ट टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 56180 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से पॉइंट कैंसिल हो गया, इसको यूनिट डिजिट का हेल्प लेके काट देंगे 6 बार में, यानी रेट निकल गया 6% का। इसका मतलब 106% का, अगर 2 साल का अगर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो कितना हो जाता है 12.36%, समझिएगा। तो 112.36% का वैल्यू मेरे को दे रखा था क्वेश्चन में 56180। हमको 100% बोले तो यही प्रिंसिपल ही तो निकालना है ना, बस सॉल्व कर लो। अब तो यहाँ से आपके ऊपर है कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो 4 से काटेंगे, ये 25 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो क्या होगा 4 2 8, 4 2 8 और 8 मतलब ये 8 चौके 32 हो जाएगा 09। इससे हम काट लेते डायरेक्ट 2 बार में, यानी 25 2 50 000, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके चल रहा हूँ ताकि यहाँ पर चीज़ें सभी लोगों को समझ आए अच्छे तरीके से। आप अगर समझोगे बहुत सारे स्टेप को आप अपने से भी स्किप करते चल सकते हो, ठीक है। चलिए, एक पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और एक महिला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये तो सीधा सीधा समझ रहे हैं, अगर कोई पुरुष 20 दिन में कार्य कर रहा है, वही काम को महिला 30 दिन में कर रही है, यानी वुमेन कर रही है, तो मैन और वुमेन के बीच में आपको रिलेशन पता चल जाएगा 30-20 का रेशियो। इसका मतलब एक आदमी 3 काम कर सकता है और एक महिला 2 काम कर सकती है, मतलब उसका 3 काम इसका 2 काम के बराबर है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। यानी मैन और वुमेन का जो रेशियो आया वो 3:2, यानी मैन का ये एफिशिएंसी निकल के आ गया। हमसे पूछा था 2 पुरुष 3 महिला काम को कितने दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। अगर एक आदमी 3 काम करता है, एक आदमी अगर 3 काम करता है तो 20 दिन में टोटल कितना काम कर पाएगा 60, यानी ये मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया। आप चाहे महिला को भी पकड़ के निकाल सकते हो, अगर एक महिला 2 काम करती है तो 30 दिन में 60 ही काम होगा, यानी टोटल वर्क हो गया। अब मैं से पूछा था 2 पुरुष 3 महिला, तो पुरुष की क्षमता कितना था 3, तो 3 2 6 प्लस महिला का क्षमता 2 6, यानी 6 6 12 काम करेगा, तो ये 60 काम को करने में कितना समय लगेगा 5 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन देखो सिंप्लीफिकेशन का है, कैसे आप इसको डील कर सकते हो। यहाँ पर देखो 499.37 प्लस, ये प्लस है, ठीक है, ये 499.37 प्लस 1.95 इंटू 4.79 माइनस 2.87 डिवाइडेड है 19.7। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठ गए ना,
तो मान लो आपका समय तो अच्छा खासा 1 से 1.5 मिनट निकल गया। क्या जरूरत है, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन अगर देखेंगे तो सभी ऑप्शन के बीच में दूरी बहुत लंबा लंबा है। अप्रोक्सीमेशन से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अप्रोक्स वैल्यू भी देखोगे ना तो ये 499 बोले तो हम लोग 500 कंसिडर कर सकते हैं। प्लस है यहाँ पास, ये देखो ये 2 कंसिडर कर सकते हैं इसको, और इसको 5 कंसिडर कर सकते हैं, 10 हो गया माइनस। अब ये इसको 3 कंसिडर कर लो और इसको 20 कंसिडर कर लो। इसको सॉल्व करोगे भी तो कितना वैल्यू आ सकता है, ज्यादा मैक्सिमम 1 आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। तो 510 और ये क्या 509, यानी नियर अबाउट आंसर सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। सॉल्व करने का जरूरत नहीं, सॉल्व कर लिए तो मतलब आपको ये क्वेश्चन के अगर सॉल्व कर लिए ना पेन पकड़ के, तो इसका मतलब मान लेना कोई क्वेश्चन आपका जरूर छूट जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन मिलते हैं इसीलिए कि ताकि आप वहां पर उस दिमाग से इस्तेमाल करके मतलब अप्रोक्सीमेशन से बना सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन y का मान आपसे पूछा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10.2.17। तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे तो ऊपर एक जीरो और लगेगा, यानी 660। चलिए, मैंने कल आपको जो बताया था ना बैलेंसिंग का नियम, याद रखना कभी भी अगर कोई क्वेश्चन इजी मिलता है ना तो ये मत सोचना बड़ी इजी क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन का समय बचाना है, किसी दूसरे क्वेश्चन में लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पर पी क्यू आर एक कार्य को क्रमश 40, 90, 36 दिन में कर सकता है। पी कार्य शुरू करता है, क्यू 7 दिन के बाद उसके साथ काम शामिल होता है। यदि आर शुरुआत 8 दिन में करता है, उनके साथ कार्य में शामिल होता है, तो आर कितने दिन तक कार्य करता है बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप समझ जाते हो कि क्वेश्चन में आगे क्या लिखा होगा तो पूरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बनाते चलो, ठीक है। 40, 90, 36 इसका आप टोटल मतलब एलसीएम निकाल सकते हो, या फिर कोई भी एक ऐसा नंबर वैल्यू ले लो जो तीनों से डिविजिबल हो जाए, जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कितना ले लो बताओ, 40, 80, 360 ले लेते हैं। तो ये आपका 9, ये आपका 4 और ये आपका 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू 7 दिन के बाद उसके कार्य में शामिल होता है, यानी पहले पी कार्य शुरू करता है, ठीक है। पी कार्य शुरू करता है, पी कार्य शुरू कर दिया और क्यू 7 दिन के बाद उस कार्य में शामिल होता है, यानी 7 दिन तक पी काम किया होगा, तो 9 सत्ते 63 काम कर चुका होगा। अब ये क्यू शामिल हो चुका है। यदि आर शुरुआत मतलब यदि आर शुरुआत से 8 दिन के बाद का मतलब उनके साथ कार्य में शामिल होता है, यानी एक दिन तो वो लोग साथ में काम किया होगा, 9, 4, 13, यानी यहाँ पर P प्लस क्यू एक दिन काम किया है, और यहाँ पर जो आपका P था वो आपका कितने 7 दिन काम किया है। समझ पा रहे हो ना आप लोग। अब उसके बाद तीनों लोग जुड़ चुके हैं, P Q R। तो आपसे पूछा था उस कार्य में शामिल होता है तो R कितने दिन तक कार्य करता है बताओ। तो R आपसे पूछा है कितने दिन तक कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है तीनों लोग साथ तक काम कर रहे हैं पूरा, तो 9, 4, 13 और 13, 10, 23, तो 23 यूनिट काम करेंगे मिलके। अब टोटल काम कितना हो चुका था, यहाँ 63 और 13, 66, 76, तो 10 से 6 जाएगा 4, और यहाँ से 15 से 7 जाएगा 8 और 2, यानी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है देखो, ये देखो इसको ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा होगा, ठीक है, ये कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, तो ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा, यानी इतने दिन तक आपका साथ में काम किया यार, बात खत्म। अब इसको फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको सरल करना था, इसको सॉल्व करना था, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये देखो ये बोर्ड मास का नियम याद रखना, और जैसे कि मैं बताता हूँ सिंप्लीफिकेशन में प्लस माइनस से ब्रेक होता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। तो ये पार्ट आपका एक साथ हो गया, ये पार्ट आपका एक साथ हो गया, और यहाँ पर एक पार्ट अलग है। तो 8, 3 मतलब 3 हो गया, 6, 3, 18, 58, 16, यानी 42, 42 गुना 4 कितना हो जाएगा 168, माइनस में 72 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 96। अब 96 माइनस में और ये प्लस 20 है, तो ये क्या हो जाएगा 76 माइनस। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ए बी सी डी एक आयत में जिसमें ए बी 10, बी सी 8 और ओ आयत ओ बी सी डी के 3 भुजाएं, ए बी बी सी और सी डी के स्पर्श करने वाली एक वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हो तो ये क्वेश्चन मैंने एनालिसिस में भी कराया था, और मैंने आपको बोला था कि जो भी मैं क्वेश्चन आप ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, आप जाके एनालिसिस का वीडियो देखो सभी चैनलों में, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सही कराता है या फिर कौन गलत कराता है। बाद बाकी क्वेश्चन तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ सभी जोन के सेम है,
बाद बाकी कुछ लोग पहले ही से बोल रहे थे कि क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है अलग अलग जोन में, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये सब आप भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैं जो भी कराता हूँ ऑथेंटिक ही क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको पता है ये ABCD एक आयत है, ABCD। हमको क्या बोला था, AB 10 है और ये BC मान लो 8 है। ABCD की 3 भुजाएं AB, BC और CD, यानी यहाँ पर एक टच करके एक सर्कल बनाया गया है, ये सर्कल का सेंटर है। आपसे पूछा है OBC यानी इसी ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा। आपको पता है ये अगर बात करें तो ये रेडियस का काम करेगा, जो कि रेडियस मेरा, ये रेडियस का काम करेगा ना, ये सर्कल का रेडियस का काम करेगा, और यहाँ से भी देखो तो रेडियस का काम करेगा। तो इसका मतलब अगर ये मेरा चौड़ाई 8 है पूरा, तो ये कितना होगा, 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब बस अब सॉल्व कर लो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इन तीनों नंबर का HCF पूछा था। HCF निकालने का बेस्ट तरीका अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमेशा पूरा निकालने मत बैठना, कोई भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस को चेक करना। अब सबसे कम डिफरेंस मिलेगा तो आपका काम आसानी बने रहेगा। जैसे कि मैं इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस चेक कर रहा हूँ, 45 और 75, यानी यहाँ से आपका डिफरेंस बन रहा है 55 और यहाँ से बन रहा है आपका 20, या 20 नहीं 25 ना, 25। तो 25 और 55 कितना हो जाएगा, सॉरी गलती मैंने बोल दिया। इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर कितना बन रहा है बताओ, तो ये 200, यानी ये आपका 25 और 45 होगा ना, 55 मैंने गलती से बोल दिया। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा, 70 आ रहा, यानी इसका HCF क्या होगा, या तो 70 होगा या फिर इसी के कोई मल्टीपल में होगा। अब आप इस नंबर का इसके साथ डिफरेंस निकालते तो बड़ा डिफरेंस आता, छोटा डिफरेंस आना चाहिए जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान बना रहा है। तो 70 नहीं है, 70 को आप देखोगे तो इसको भाग नहीं दे पाएगा, इसका आधा करेंगे 35, यानी 35 भी इसका एक फैक्टर है। 35 को आप इन तीनों से भाग दे सकते हो, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो ये क्या है, ध्यान देना, 4/5 है, -3 है और +2 है, तो 3 से 2 जाएगा 1, यानी ये 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4/5 और ये 1, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, -1/5 इंटू 8, यानी -8/5। क्लियर है सभी को। नीचे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 9 और 9 8 72, 72 -8, 72 -8 यानी कितना आ जाएगा, 64, और यहाँ पर 1 है मेरे पास। तो यानी अगर बात करें तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो ये क्या आ जा रहा है, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये जो 8 है यहाँ हो जाएगा 5/64, तो 8 बार में कट जाएगा, यानी 8×5 40, 40 और 40 और 1 41, यानी 41/40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये संख्याओं का औसत अगर k के बराबर है तो आपको इसका मान बताना है। आपके एनटीपीसी CBT2 में ना बहुत सारे डिपेंडेंट क्वेश्चन बने थे, मतलब आजकल उसको HCF भी निकलवाना होता है ना एग्जामिनर को, तो वो HCF डायरेक्ट नंबर नहीं देगा आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवा के भी HCF बोलेगा निकालो इनका। बात समझ रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरीके को बोलते हैं डिपेंडेंट क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पर देखो, आपको औसत इसका औसत k के बराबर, मतलब इसका औसत k है और आपको इतना का वैल्यू पूछा, तो पहले आप k का मान निकालोगे तभी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसका औसत k है तो चलो जोड़ लेते हैं, तो 6 5 11 11 14 20 25 2 3 5 6 8 9, टोटल कितने नंबर है 5, यानी 19 इसका हो गया औसत। तो 19 2 38, 38 और 11 49, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन डी। यहाँ पर बोला है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 वर्षों के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर समान अवधि के लिए निवेशित एक धनराशि पर प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 है, तो निवेशित धनराशि का मान बताओ कितना होगा। यानी सिंपली आपसे प्रिंसिपल पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए रेट मेरा सेम है दोनों जगह, समय भी आपको पता है सेम है 3 साल के लिए। अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है 72.8%।
अब यही चीज़ अगर साधारण ब्याज की अगर बात करें तो टोटल कम इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20 गुना 3 60%। तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क होगा वही तो मेरा ब्याज में भी अंतर होगा ना। यानी आप समझ गए 12.8% का वैल्यू ही दे रखा था 448 के बराबर। हमसे सीधा सीधा पूछ लिया था बताओ प्रिंसिपल यानी 100% का मान। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 4 से काटेंगे तो 3 2 25 और काटना है तो काट लो, नहीं तो फिर और काट लेते हैं तो ये हो गया 25 और यहाँ पर एक ज़ीरो, देखो इसका जो पॉइंट हटाएंगे ना तो एक ज़ीरो यहाँ पर लगेगा, यानी ये 250 हो गया। फिर और काट लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 से काट लो या फिर आप इसको 32 से मैं डायरेक्ट काट ले रहा हूँ। तो 32 से पूरा तो ये आपका 10 से प्लस में यानी 14 बार में कट जाएगा। तो 14 का आधा 7 और 250 का डबल 500, यानी 500 गुना 7 3500। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक शंक्वाकार तंबू का आधार की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, यदि इसे बनाने का प्रयुक्त सामग्री का लागत 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, तो तंबू बनाने का आवश्यक सामग्री का कुल लागत बताओ कितना होगा। यानी एक कोई कोण है जिसका आपको त्रिज्या यानी आधार बता दिया है 9, ऊंचाई बता दिया है 12, आपसे टोटल कॉस्टिंग पूछ रहा है उसको बनाने में कितना लगेगा। तो इसका सरफेस एरिया निकालना होगा, तो पाई आर एल होता है फॉर्मूला, तो ये एल निकाल सकते हैं ट्रिपलेट का यूज़ करके। तो 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर कितना है मेरा 9, एल कितना है 15, यानी 15 गुना 9 135। तो अब ये आ गया मेरा मीटर स्क्वायर। हमसे बोल रखा था कि 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर अगर रेट लग रहा है, मतलब जो रेट है वो प्रति पाई 100 रुपये लग रहा है, तो इतना मेरे पास पाई है, तो 135 गुना 100 यानी 13,500। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी संख्या का 23.5% 11 रुपये 75 पैसे के बराबर है, तो संख्या बताओ कितना है। तो ये x का 23.5% बोले तो कितना 47/2 कर सकते हो। यही चीज़ मेरे को दे रखा था 11.75 के बराबर। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 100 लगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 47 से काट लेंगे यूनिट डिजिट का हेल्प लेके, तो 47 2 94 यानी 25 बार में कटेगा सीधा सीधा, तो 25 दूना 50, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर समान धनराशि में 6 वर्ष के बाद कितना होगा बताओ। जैसा चाहो वैसा बनाओ। प्रिंसिपल अगर हम मान लेते हैं 100 है, तो अमाउंट कितना हो गया 75 यानी 175 हो गया, क्योंकि 75% का वृद्धि हो रहा है। तो साधारण ब्याज कितना हो गया 75 रुपये हो गया। अब ये 75 रुपये हो गया तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा, 75% निकल के आ रहा। बस कंपेयर कर लेंगे, आपको पता है ये 10 साल में हुआ है, तो यानी अगर आप रेट निकालना चाहो तो यानी क्या निकल के आ गया मेरा 7.5। आपसे पूछा था सेम ब्याज दर में 6 साल के बाद कितना हो जाएगा बताओ। तो 6 साल में टोटल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा 45%, यानी 45% का वृद्धि होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है, यदि उस पे उस वस्तु का अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो कितना लाभ होगा बताओ। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना आप जानते हो, सक्सेसिव वाला ही फॉर्मूला कई जगह पर कई तरीके से लगता है। अब जब उसको प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का, तो ये 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है इसको, इक्वल टू वो कॉस्ट प्राइस, मतलब जो कॉस्ट प्राइस था क्रय मूल्य उस पर कितना ज्यादा अंकित किया था वो हमको ही निकालना है एक्चुअली में। x माइनस डिस्काउंट कितना दे रखा है 10% का, बस सॉल्व करो। अब ये सक्सेसिव वाला टाइप का ही फॉर्मूला है, माइनस 10 गुना x बटा 100, सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 22.5, यहाँ से एक जीरो उठाओगे तो 10 9 9x/10। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से जीरो को वहाँ फेंके तो पॉइंट कैंसिल कर देगा, 9 से काट लेते हैं, तो 9 2 18 5 45, यानी x का मान कितना है 45%। ये x आपका क्या है 25%, सॉरी 45% गलती से निकल गया 25%, यानी x का जो मान है ये 25% आपको क्या बता रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस से 25% एबोव रखा था मार्क प्राइस। अब कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो पूरा का पूरा कमाई होगा, यानी 25% का लाभ होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा था सिंप्लीफिकेशन का फिर से, तो ध्यान देना ये पार्ट आपका अलग है, ये पार्ट एक साथ है पूरा और ये अलग है,
ठीक है। तो देखो 14 को भाग देंगे 56 से तो 4 आएगा और 4 4 16 आ जाएगा। 2 12 2 24 हो गया प्लस 10, तो ये कितना आ गया, कितना आ रहा 8, 10 में से 8 जाएगा 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, जेड का वही मान हो गया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 30 संख्याओं को औसत 55 है, पहली 15 संख्याओं को औसत दे रखा, अंतिम 12 संख्याओं को औसत भी दे रखा है। आपसे बोला है कि 68, 74 और शेष 3 संख्याओं को औसत बताओ कितना होगा। यानी टोटल 5 नंबर का ही आपसे औसत पूछ रहा है, मगर उससे पहले क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल के रखा हुआ है कि 30 संख्याओं का औसत अगर 55 है तो इसका मतलब 5 3 15 15 1 16 यानी 1650 उनका सम ऑफ होगा, मतलब सम ऑफ नंबर होगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। पहली 15 संख्याओं को औसत दे रखा था, यानी 15 कम 15, 1 15 पचे 75 और 1 76 हो गया। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब आगे बोला था 12 संख्याओं का औसत 56 है, तो 12 6 72 7, 12 पचे 60 और 6 7, तो 5 2 7 7 6 13, 7 6 13 1 14, यानी 1 4 3 7 माइनस कर देंगे तो 10 से जाएगा 3, 4 से 3 जाएगा 1 6 2, यानी ये 213 जो नंबर होगा वो 3 नंबर, मतलब 3 जन जो बच गए, 12 जन और यहाँ 15 जन, 27 3, तो जो 3 जन बच गए तो उनका सम कितना है 213 है। अब ये दो नंबर को और जोड़ दो 68 और 74, तो जोड़ देंगे तो 8 4 12, 12 3 15, 7 6 13 14 1 15 और ये 2, यानी 2 5 5। हमको 5 से ही सॉल्व करना है। 5 से कितना जन लोग है, 10 से 7 जगह कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 5 और 51 आ जा रहा है यहाँ पास। देखते हैं 10 से 7 जाएगा 3, 4 से 3 जाएगा 1 और 6 से 4 जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर जोड़ लेते हैं नंबर, तो 8 4 12 15, 7 6 13 14 1 15, 2 और 1 3, ये 3 होगा ना, माफी चाहूंगा। 5 से काटेंगे तो 7 5 35 और 1 71, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। दो अंकों वाली एक संख्या का, दो अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उसी संख्या के आधे से 15 कम है, तो दो अंकों वाली उस संख्या का अंकों का योगफल बताओ कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर पहले क्वेश्चन समझो क्या बोला, दो अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उसी संख्या के आधे से 15 कम है, तो दो अंकों वाली संख्या का अंकों का योगफल पूछा है आपसे। अब देखो किसी भी नंबर को अगर आपको मतलब रिप्रेजेंट करना है, दो नंबर मतलब 2 डिजिट वाले नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं x मान लेता हूं तो ये x जो होता है ना, एक्चुअली में ये आप इसको डबल डिजिट भी कह सकते हो, बट आप इसको अगर 2 डिजिट वाले नंबर को अगर पर्टिकुलर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये फिर x से काम नहीं चलेगा। उस वक्त आपको क्या होता है 10x प्लस वाई, ये हो गया, मान लेते हैं कोई 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि दो अंकों वाली एक संख्या की बात कर दिया था ना। आपको पता होना चाहिए ये जो इकाई, क्योंकि अभी मैं आपको बाद में इसका भी एक बहुत प्रॉपर अच्छे से लेसन मतलब चैप्टर दूंगा। ठीक है, किसी भी 2 डिजिट का नंबर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 10x ये वंस होता है, ये टेंस होता है, तो 10 का गुना इसमें और y पे 1 का गुना होता है। ये मान लो ये मेरा हो गया वो संख्या। अब जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा करो, इसी संख्या का 1/7 भाग और इसी संख्या का आधा, यानी 10x प्लस वाई बाई 2, यही होगा आधा। दोनों के बीच में डिफरेंस था 15 का। सॉल्व नहीं कर लोगे, सॉल्व कर लेते। क्या बोला था, दो अंकों वाली संख्या का 1/7वां भाग उसी संख्या के आधा से 15 कम है, यानी ये हो जाएगा 10x प्लस वाई बाई 2 माइनस 10x प्लस वाई बाई 7 इक्वल टू 15 के बराबर है। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। अगर सिर्फ वही संख्या की बात करता ना तो आप निकाल लेते आसानी से ऑप्शन से, मगर संख्या का नहीं बोला, बोला उस संख्या का योग बताओ, तो यहाँ पर आपका दाल निकलने वाला है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 10 10 70x प्लस 7y, यहाँ पर देखना ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 20x और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2y। क्लियर। और ये हो जाएगा 14 7 2 14 और 14 गुना 15 यहाँ कर देते हैं आराम से। अब देखो 70x और ये 20x, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 50x आ जाएगा। इतना गर्मी लगता है ना, हर वक्त गर्मी में ही गड़बड़ होता है मुझे लगता है। 70 से 20 जाएगा 50x,
7y है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7y में 2y जाएगा तो प्लस 5, मतलब आपका क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 गुना 15 के बराबर। अब आप यहाँ पर 5 से कॉमन लोगे तो ये क्या आ जाएगा बाहर, 10x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 गुना 15 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी 5 को काट देंगे 3 बार में, यानी कितना आ जाएगा 14 गुना 3 42। अब यही वो संख्या था और इसका नंबर क्या आ गया 42 आ गया, यानी ये नंबर मेरा क्या आ गया, यही नंबर हम लोगों ने माना था ना, यही नंबर क्या आ गया 42। तो ये नंबर, वो जो नंबर की बात कर रहा था वो था 42। अगर सिर्फ नंबर की बात करता तो आप ऑप्शन से भी पकड़ के बना लेते, मगर सम पूछ लिया था तो दोनों का सम करेंगे तो 6, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर 3 डिजिट का नंबर को रिप्रेजेंट करना हो ना तो फिर कैसे करते हैं, ये सब 100x प्लस यहाँ पर 10y प्लस z, एक्चुअली में इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी नंबर को आपने पढ़ा होगा कभी, जैसे कि अगर 2 डिजिट के नंबर की बात करें तो 27 को हम लोग कैसे लिखते हैं 20 प्लस 7, इकाई अंक पर 1 से गुना और जो दाई अंक होता है उस पर 10 का गुना होता है। इसी तरीके से 3 डिजिट में भी आप समझ 100 10 वंस, बात समझ आया। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है नंबर कोई। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन था ना, हाँ इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है एक्स वाई का मान बताना। अब देखो ये द्विघात समीकरण जिस टाइप का दिख रहा है मेरे को, तो y का वैल्यू यहाँ से मेरे को दिख रहा है, y का वैल्यू क्या आ सकता है, y का 2 वैल्यू आएगा जो कि दोनों क्या रहेगा 2 2 के बराबर ही है, तो y का वैल्यू 2 है। जिस भी ऑप्शन में अगर देखेंगे ये और ये तो कभी होने से रहा नहीं, चलो तो y का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो 3x 4 और ये 9, तो कितना आ गया 3, 3 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। खत्म। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको क्या बोला था, ये जो दे रखा है ना एक और डेटा, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k के बराबर है। यानी ये जो नंबर है ना इसमें सबसे बड़ी नंबर और सबसे छोटी संख्या गुणनफल k के बराबर है, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर का मल्टीप्लिकेशन k के बराबर है। फिर आपसे इतना का मान पूछा है तो पहले k का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना आपको। तो संख्या में सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, तो 1/4 मतलब समझते हो 0.25, 2/3 का मतलब समझते हो 0.66, 4/5 का मतलब समझते हो 0.8, 5/8 की बात करेंगे तो क्या होता है 5/8 यानी 0.88648, 8648 हो जाएगा यहाँ पास, यानी ये तो नंबर बड़ा होगा भी नहीं। और 3/4 मतलब 0.75। सबसे बड़ा संख्या मेरे को कौन सा दिखा, ये वाला दिखा, यानी 4/5। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है मेरे को बताओ तो 1/4, बात खत्म। यानी इसका प्रोडक्ट किए तो 1/5 के बराबर आया, जो कि यही मेरा k का मान है। अब आप यहाँ पर पुट करो k का मान, तो k का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/k है, तो k आपका ऊपर चला जाएगा 5, यानी 5 4 9 गुना 5 से फिर 2 जाएगा 3, यानी 9 3 27, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा था वाई जेड का रेशियो, तो वाई जेड का अगर रेशियो की बात करें तो वहीं से क्वेश्चन को 8 15 है और इसको भेज देंगे 3 2, तो 3 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 4, यानी वाई जेड का जो रेशियो आएगा 4 5 का, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन में समय बचाना है और किसी और से क्वेश्चन में देना है। एक वृत्त का परिधि अगर 308 मीटर है तो उसी वृत्त का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा। आपको पता होगा रेडियस अगर 7 होता है तो पेरीमीटर कितने बराबर होता है 44 के बराबर होता है। तो ये 44 का कितना गुना दिख रहा, 7 गुना दिख रहा, तो रेडियस का भी 7 गुना हो जाएगा, यानी जो रेडियस है इस वाले वृत्त का वो क्या निकल के आ गया 49। एरिया निकाल लो तो 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी 49 × 49। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ का दाल गलेगा क्या, मतलब इकाई अंक से नहीं, 154 × 4 9, तो 5 से अगर इसको हम गुना कर दे, मतलब 50 मान के अगर हम गुना कर देते हैं, बात समझना 50 मान के अगर हम गुना कर दे रहे डायरेक्ट से तो कितना हो जाएगा 5 मतलब 0 हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 5 25 27, 2 5 2 7। अब इसी में 154 घटा भी लेना क्योंकि एक ज़्यादा मैंने ये किया था, तो 9 से 5 जाएगा 4 और 6 से जाएगा 5, यानी 7546, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी मैंने एनालिसिस में कराया था आपको, पर हूबहू यही क्वेश्चन मैंने बताया भी था।
तो इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते जल्दी जल्दी। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम नीचे क्या हो जाएगा, 1 + tan थीटा और यहाँ पर 1 - tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - tan थीटा, 1 + tan थीटा। तो थीटा थीटा कैंसल, यहाँ 4 है तो 1 1 2, 2 से काट देंगे, ये भी 2 हो जाएगा। ये a + b a - b के फॉर्म में आ गया, यानी a + b a - b के फॉर्म में आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - tan² थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 - 2 tan² थीटा। यहाँ लेके आ जाते हैं आसानी से 1, तो ये 2 को भी नीचे लेके आ जाओ। तो tan² थीटा का मान 1/2 है, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। बोले तो क्या हो जाएगा, p/b। अब आप जानते हो p अगर ये इतना है, b इतना है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √2 का 2 और 3 यानी √3। हमसे इतना का मान पूछा था, अब नहीं सॉल्व कर लोगे। कॉस मतलब कॉसेक मतलब क्या हो जाएगा, यानी h/p, h/p का स्क्वायर यानी h² कितना हो जाएगा, 3। अब p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये सेक कितना हो जाएगा, h²/b²। तो h² है कितना, ये h² कितना है, 3 और b² कितना है, 2। तो 3 2 6, 6 3 9 यानी 9/2 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा था, यहाँ पर बोला है प्रेक्षणों, कोई एक डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है जिसका मध्य आपको ये दे रखा है, एक और डेटा ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है जिसका मोड आपको दे रखा है 29 के बराबर। आपसे p - k का मान पूछा है, तो पहले दोनों का वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम p - k बता पाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करते तो k का मान निकालना है। तो अगर इन डेटा का ऑब्जर्वेशन अगर मध्य हमको इतना दे रखा है, तो पहले आपको पता है जोड़ के सभी से भाग दे देते हैं। तो k का मान पहले कैसे आएगा, जोड़ लेते हैं सबको। तो 9 6 15, ठीक है, 15 1 16, 16 8 24, 7 31, 40, 4 5 6 8 3 11 2 13 यानी 130 + 2k, 2 k भी है। टोटल कितना नंबर हो गया, 3 3 6 3 6 8। यही चीज दे रखा था मेरे को 21.25। तो अब इसको हम वहां भेज सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो 8 8 2 16 + 2 यानी कितना आ गया, 170 आ गया। यानी यहाँ से आप 130 को वहां फेंकोगे तो कितना हो जाएगा, 40 40 20 यानी k का मान मेरा निकल के आ गया 20। अब देखो इतना का हमको बहुलक अगर 29 दे रखा है, अगर बात करें 29 बहुलक आपको पता है यानी मोड सबसे ज्यादा बार नंबर जो रिपीट होगा वही होगा। अब मेरे को मोड ही अगर बहुलक अगर 29 दे रखा है तो इसका मतलब p का भी मान क्या होगा, 29 ही होगा। सीधा सीधा पता चल रहा है। तो बस 29 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त का समांतर स्पर्श रेखा है, बिंदु पी और क्यू क्रमशः ए बी और सी डी पर इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है और एंगल पी क्यू आर का माप ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको एनालिसिस में कवर किया कराया था और पूरा हूबहू मैंने आपको पूरा तरीका भी बताया था। क्या बोला था कि कोई दो समांतर रेखाएं है जो कि टेंजेंट का काम कर रहा है, मतलब जो दो टेंजेंट है, दो स्पर्श रेखा है जो दोनों आपस में समांतर है। ये इसका सेंटर मान लो। और फिर एक और आपका स्पर्श रेखा है जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है और साथ ही साथ सर्कल को भी टच कर रहा है। ठीक है, अब आप इसका पॉइंट मान लो, ये हो गया मेरा पॉइंट, ये मान लो P हो गया, ये मान लो Q हो गया और ये मान लो R हो गया। ठीक है, अब क्या बोले, ए बी और सी डी इस प्रकार की स्थिति है कि पी क्यू वृत्त पर आर का स्पर्श करता है। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू निकालना, ये तो हो गया। यानी आपको ये वाला केवल पूछा था आपसे, एंगल पी ओ क्यू। अब देखो इसको मैंने आपको बताया था, यहाँ पर सिमिलैरिटी का आप यूज कर सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है, ये भी रेडियस और ये भी कॉर्ड है। ठीक है, ये भी कॉर्ड का काम कर रहा है। तो यानी साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो इसका मतलब अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एंगल एक्स होगा, सीधी सी बात है। अगर ये एंगल वाई होगा तो ये भी एंगल वाई होगा। बात समझ रहे हो, ये एंगल एक्स तो ये भी एंगल एक्स और ये एंगल वाई तो ये भी एंगल वाई। और आपको पता है एक लाइन पर कितने डिग्री का सम होता है, 180 का सम होता है। यानी 2x + 2y = 180 के बराबर अगर होगा तो x + y कितना होगा, 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हमसे तो इसी का तो मान पूछा था ना कि पी ओ क्यू के बराबर किसके बराबर होगा, यानी इतना का वैल्यू पूछा था, यानी ये 90
90 डिग्री होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सॉल्व कर सकते हो। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो 3, 12 में से 3 जाएगा 9, 9 4 13। नीचे देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, 9 27 27 20 6 26, यानी हाफ। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का, इसको भी मैंने कवर किया था एनालिसिस में, सेम क्वेश्चन देख सकते हो, पूरा सेम टू सेम। तो 10y का मान पूछा, तो 10y का मान आप जैसे चाहो वैसे निकाल लो। हम क्या करेंगे, ये LHS और RHS में cos से गुना कर देते हैं, तो cos से जैसे गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10y बन जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5 10y। बोलो क्लियर है सभी को। यानी 1 को यहीं रखेंगे और इसको वहां फेंक देंगे, और जिसमें 10y को हम कॉमन ले लेते हैं साथ ही साथ, तो √5 - 2। तो 10y का मान मेरा कितना निकल के आ गया, 1/√5 - 2। ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो कॉन्जुगेट कर लेते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि नीचे आपका a + b और a - b के फॉर्म में बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 का 4, यानी 1 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, √5 + 2, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, 5,000 की कुल धनराशि में धनिष एक भाग को 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर और शेष भाग को 10% के वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेशित करता है। यदि दो वर्षों में दिनेश को प्राप्त कुल का ब्याज का 1,072 रुपये का बराबर है, तो दिनेश ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कितनी धनराशि निवेशित की थी। तो डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हैं, CISI का क्वेश्चन है, कवर कर चुके हम लोग ऑलरेडी। तो एलिगेशन में आप जिसको भी पकड़ के लगा सकते हो, आप चाहो तो रेट को पकड़ के एलिगेशन लगाओ या फिर अमाउंट को पकड़ के एलिगेशन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर उसी तरीके से अगर 12% से बात करेंगे तो 2 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1200, और यहाँ पर आपका 500 500 करके 1000, टोटल ब्याज कितना मिला था, 1,072 रुपये। तो लगा देते हैं, ये 72 हो गया और ये आपका हो गया 128। यानी अगर सॉल्व करना चाहे तो कितना बार में कट जा रहा है बताओ। तो ये 4 से काट लेंगे तो ये 18 आ गया, 4 से काट लेंगे तो ये 3 2, फिर आपका और काट लो, 2 से ये 9 और ये 16, यानी 9 और 16 के अनुपात में पैसे बटेंगे, यानी बटे होंगे। बात समझ रहे हो। तो आपसे पूछा था 12% का वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर जो पैसा दिया उसका बताओ, यानी ये वाला 12% वाला का वैल्यू है, यानी 9 रेशियो का मान पूछा है, तो 16 9 25, ये किसके बराबर था, 5,000 के बराबर था। तो काटेंगे कितना आ जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 5 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7 और 2 था। 5 वर्ष के बाद पिता और उसके पुत्र का आयु का अनुपात 9 और 4 हो गया। तो कितने वर्ष के बाद पिता का आयु उसके पुत्र का आयु का दोगुना हो जाएगा बताओ। तो ये हो गया फादर, ये हो गया सन। ये 5 ईयर बैक की बात कर रहा है, ठीक है। इसका रेशियो क्या था, 7:2। और आगे का 5 वर्ष बाद, ये आफ्टर की बात कर रहा है, ये था 9 और 4 का। पहले डिफरेंस देखते हैं हम लोग कि कितना का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ 5 का डिफरेंस दिख रहा है और यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस दिख रहा। और आपको पता है एज का कॉन्सेप्ट में कि कभी भी एज का डिफरेंस बदलता नहीं है, चाहे 10 साल बाद की बात करो, चाहे 12 साल बाद की बात करो, या फिर 12 साल पहले की बात करो, चाहे 14 साल पहले की बात करो। तो यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है, यानी 2 से 4 हो रहा, 7 से 9 हो रहा। तो ये जो 2 यूनिट होगा कितने साल के बराबर होगा, तो 5 साल पहले 5 साल बाद, यानी 10 साल के बराबर। तो एक का मतलब 5 साल के बराबर हो गया हमसे। अब हमको पहले प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं दोनों लोगों का। तो देखो, ये 1 यूनिट का मतलब 5 साल हो गया, तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 20। अब ये जो 20 आया है ना, ये 5 साल बाद का आया है, क्योंकि 5 साल बाद का रेशियो था, यानी इसका मतलब अभी प्रेजेंट में वो 15 साल का लड़का है, उसका है। और उसके पिताजी की बात करेंगे तो 9 5 45, यानी ये 40 हो गया। ये हो गया फादर का एज प्रेजेंट, और ये हो गया सन का एज। अब मगर क्वेश्चन में क्या बचा था कि कितने वर्ष के बाद पिता का आयु उसके पुत्र के आयु का दुगुना हो जाएगा, कितने साल बाद, ठीक है, कितने साल बाद। अब आप देखो, अगर बात करें कितने साल बाद डबल हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन भी था, आप कुछ भी कर सकते हो, यानी 40 + x और 15 + x, यही क्या चीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यही तो चीज करना है आपको। तो x का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है, 10 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10 साल बाद ये 50 साल, ये 25 साल, तो डबल हो गया ना उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि डीआई का क्वेश्चन है। आपको मैं बताऊं इसमें इस बार तो डीआई बहुत कम पूछा गया, हो सकता है आगे आपको देखने मिले। डीआई का क्वेश्चन हर शिफ्ट में लास्ट में ही एक ही क्वेश्चन था डीआई का, ठीक है। तीनों जो शिफ्ट का पेपर हुआ तीनों के लास्ट में ही एक तो डीआई का क्वेश्चन देखने मिला। जैसे कि इस वाले डीआई को देख लेते हैं। निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2007 से 12 तक का अवधि के दौरान एक कार निर्माता कंपनी के द्वारा अर्जित वार्षिक प्रतिशत लाभ को दर्शाता है, ठीक है। चलो हटाओ, 2007 में इतना, 8, 9, 10, 11, 12 में इतना प्रॉफिट किया। क्वेश्चन में फोकस करता है डायरेक्ट। क्वेश्चन ने पूछा निम्नलिखित में किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित कर सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ का निकटतम था। अब देखो क्या बोला है कि निम्नलिखित में किस वर्ष के दौरान वार्षिक प्रतिशत लाभ ग्राफ में प्रदर्शित सभी वर्षों के दौरान हुए औसत वार्षिक प्रतिशत लाभ के निकटतम था। यानी आपको बताना है कि ये 6 साल का जो एवरेज है, देखना है कि कौन से साल के बराबर है, यानी एवरेज निकालना है, देखना है कौन से साल के बराबर है। तो एवरेज निकाल ले, तो ये 40 हो गया, ये 55 है, ये 45 है, ये 65 है और 7, 6, 130 है। दोनों को साथ में जोड़ लिया हूं मैं, तो जोड़ लेते सबको। 5, 10, 15 कैरी 1, 5, 4, 9, 10, 14, 20, 23, 2 और 1, 3, ये हो गया। टोटल कितना साल था? 6 साल था। तो 6 से काट लेते हैं, तो 6 पचे 300, मतलब 6 पचे 300 यानी 50 और 30 को काटेंगे फिर 5 यानी 1, करीब आपका 56 आ रहा है, ठीक है। 55 और 1 56 आ रहा है, निकटतम 56। अब देखो तो 56 किसका निकटतम है, तो आप देखोगे निकटतम किसका दिख रहा है आपको सामने। ये देखो 2008 के सामने दिख रहा है, उसका औसत इसी के सामने नियर दिख रहा है आपको, तो 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2008, ऑप्शन नंबर 3, समझे। चलो, तो इसी के साथ ये वाला भी मेरा सेट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं फिर से बार बार आपको यही एक ही चीज़ कई बार से दोहरा रहा हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने तरफ से प्रैक्टिस करो। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के ही ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम में कैसा आप परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। बाकी रेस्ट अपनी तरफ से एकदम कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जितना हो सके बस प्रैक्टिस करो, बिंदास रहो, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली दफा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।